जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 31 अगस्त और दोस्तों आज हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक इशू हम डिस्कस करेंगे जो कि नोएडा के ट्विन टावर्स को भी डिमोलिश किया गया है। इसको लेके एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो यहाँ पे जो नेक्सस है बिटवीन द स्टेट एंड दीज बिग बिल्डर्स, रियल एस्टेट बिल्डर्स, क्या नेक्सस है इसके बारे हम बात करेंगे। फिर दोस्तों एक आर्टिकल जो कि इश्यूज रिलेटेड टू सोसाइटी से भी आप कह सकते हैं, एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल हिंदू में आया है जो कि बात करता है हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म के बारे। और एक आर्टिकल दोस्तों जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से संबंधित है, GS2 से ओरिएंटेड। और ये आर्टिकल जो है हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी थी लास्ट ईयर, जो पेगासस कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई थी जो कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की तहकीकात करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, कमेटी की जो फाइंडिंग्स है पेगासस ये रिपोर्ट को लेके, क्या वो चीजें आई है हमारे सामने, उसके बारे में बात करेंगे। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मिंग यू, बिकॉज मैं बार बार ये वीडियो शुरू करने से पहले बात रिपीट करता हूं कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपने कहां पोस्ट करना है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। अब इस चैनल को एक्सेस करने के लिए आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, नीचे वहां पे आपको ये लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में अगर आपको यहां पे रीडायरेक्ट नहीं किया जाता, अगर वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वहां पे लिंक हैज बीन एक्सपायर्ड और व्हाटएवर इट इज, तो आप घबराने की बात नहीं, आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अपनी टेलीग्राम की ऐप से हमको एक मैसेज छोड़िए और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। नंबर आपके सामने है 6280133177। टेलीग्राम ग्रुप में म्यूट स्पेक्टेटर बन के नहीं रहना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बनाया किस बात के लिए गया? पार्टिसिपेट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है। हर एक आंसर को इंडिविजुअली तो हम फीडबैक नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब आपका इनिशिएटिव है कि आप प्रैक्टिस इसको ईमानदारी से करिए, तो ऑब्वियसली आप ही के बेनिफिट में रहेगा। ये जरूर है कि जो बेस्ट आंसर है वो क्वेश्चन ऑफ द डे जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो बेस्ट आंसर है वो कल शाम को वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में इस ग्रुप में मॉडल आंसर भी प्रोवाइडेड रहेगा जो कि शाम को 6 बजे के आसपास आपको टेलीग्राम चैनल पे अलॉन्ग विद द बेस्ट आंसर पिन कर दिया जाएगा। नाउ दोस्तों अगर बेस्ट आंसर की बात करें, जो कल सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको कहा था कि ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, इसमें आप अपने कोई व्यूज प्रकट कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन था किस कॉन्टेक्स्ट में था, जो सुप्रीम कोर्ट, जो एक प्रपोजल था कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी जो प्रोसीडिंग्स अगर उसको लाइव टेलीकास्ट करे यूट्यूब पे, तो क्योंकि यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया का ही माध्यम है, एक मीडियम है, तो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। और यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है समृद्धि का है। तो यहाँ पे समृद्धि वेरी वेल डन, वेरी नीटली प्रेजेंटेड। अगेन द चैलेंजेस फॉर एवरी स्टूडेंट इंक्लूडिंग समृद्धि कि अगर ये जो स्टैंडर्ड है हैंड राइटिंग का, वे ऑफ प्रेजेंटेशन का, अगर ये हम 7 to 8 मिनट्स के लिए, अगर इसमें 7 to 8 मिनट्स में लिख पा रहे हैं और ये सस्टेन कर पा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो एक बहुत अप्रिशिएबल बात रहेगी। सो वेरी वेल डन समृद्धि, आप इनके समृद्धि का आंसर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया की बात करते हैं समृद्धि, मेरिट्स क्या है सोशल मीडिया के, ठीक है, थ्रेड्स क्या है सोशल मीडिया को, और अवेलेबल मेजर्स टू टैकल द थ्रेड टुवर्ड्स सोशल मीडिया, राइट। तो अगेन ओपिनियनेटेड क्वेश्चन था, इसमें आपके अपने व्यूज हैं। क्वेश्चन था कि भी कॉन्ट्ररी टू द इनिशियल होप सोशल मीडिया हैज ऑन द कॉन्ट्ररी वीकन डेमोक्रेसी। तो समृद्धि को लगता है कि नहीं, डेमोक्रेसी को वीकन नहीं स्ट्रेंथन करा है। हो सकता है किसी को लगे कि डेमोक्रेसी को वीकन करा है। सो अगेन आपके व्यूज हैं, आपके व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, फॉर भी और अगेंस्ट भी। एक बात जरूर है, जो भी आपके व्यूज हो, ज्यादा एक्सट्रीम होकर आपने अपने व्यूज नहीं लिखने, थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच से हमने अपने व्यूज को प्रेजेंट करना है, राइट। चलिए नाउ अगर आज की डिस्कशन शुरू करें तो शुरू करेंगे सिनेमैटिक डिमोलिशन। ये संजय श्रीवास्तव जी ने आर्टिकल लिखा है। नाउ अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं अभी संडे की बात है, ये जो ट्विन टावर्स को डिमोलिश किया गया था, बहुत सारे मेम्स ट्विटर पे फ्लोट कर रहे थे। नाउ अगेन अब ये डिमोलिशन की बात तो चलो बहुत खुशी की बात है, काफी सारे सिटीजन्स थे, काफी सारे नागरिक थे जो कि इस बात को लेके बहुत अपलॉड भी कर रहे थे। कुछ थे जो डेफिनेटली बहुत अपसेट भी थे, लेकिन काफी सारे सिटीजन्स थे जो कि बहुत अपलॉड भी कर रहे थे। अब हाँ, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है कि भी जिस तरीके से इसको डिमोलिश करा गया है, लेकिन अब जो डेब्रिस है आफ्टर द डिमोलिशन, जो कि इस बिल्डिंग का डेब्रिस है, उसको साफ करने में लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने का वक्त लग जाएगा। अब ये जो ऑर्डर आए थे, डायरेक्शंस आए थे डिमोलिश करने के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये ऑर्डर पिछले साल अगस्त में दिए गए थे, लेकिन अब 1 साल के बाद जाके इसको डिमोलिशन हुआ है, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग था, दिस वाज डिमोलिश्ड बाय द कंपनी अपने खुद के खर्चे पे, यानी कि जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है उसने अपने खुद के खर्चे पे ही इसको डिमोलिश किया था, लेकिन जो सुपरविजन था वो नोएडा अथॉरिटी का था, ठीक है। अब ये मुद्दा क्या है, जो सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट जो हाउसिंग सोसाइटी है,
इसको ओरिजिनली सैंक्शन करा गया था कि जो दोनों जो आपके जो टावर्स हैं उसमें 9 फ्लोर्स और 14 यहाँ पे टावर्स बिल्ड किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको प्लान को रिवाइज करा गया और बिल्डर को अलाउ करा गया था टू कंस्ट्रक्ट 40 फ्लोर्स ऑन ईच टावर, जबकि जो परमिसिबल लिमिट थी वो इतनी नहीं थी। अब 2012 में क्या हुआ, 2012 में जो सिटीजन्स थे, यानी कि जो लोग जिन्होंने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, जो रेजिडेंट्स थे सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के, उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इलीगल है और नॉर्म्स को वायलेट किया जा रहा है और अपने प्रॉफिट्स को एनहांस किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, इस रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा। तो 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अथॉरिटी को कहा, यानी कि एमरल्ड सोसाइटी को कहा कि भी आपको ये टावर्स को विद इन 4 मंथ्स को डिमोलिश करना है अपने खुद के खर्चे पे, ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस और अंडर द सुपरविजन ऑफ द नोएडा अथॉरिटीज। देन उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 2021 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी आपको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो अगस्त की बात है, यानी कि नवंबर 2021 तक ये जो नोएडा के ट्विन टावर्स हैं, ये जो बिल्डिंग थी, इसको डिमोलिश कर देना चाहिए था, लेकिन ये 1 साल से नहीं हो पाया बिकॉज अपेरेंटली कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। सुप्रीम कोर्ट के व्यूज क्या थे यहाँ पे? उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बिल्डिंग नॉर्म्स थे उसको वायलेट किया गया था बिल्डर के द्वारा, लेकिन बिल्डर ये नॉर्म्स को वायलेट अकेले में कर सकता है नहीं, इसमें कुछ ना कुछ नेक्सस होता है, इसमें नेक्सस इन्वॉल्व होता है, यानी कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, नोएडा अथॉरिटीज के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं, वो भी साथ में बीच में इन्वॉल्व थे, अकेले बिल्डर्स ने इस तरह से नॉर्म्स वायलेट नहीं करे हैं। तो ये एक जो मुद्दा है हमारे सामने यहाँ पे खड़ा उठता है जब हम अर्बन गवर्नेंस की बात करते हैं, बिकॉज सी हम चाहते हैं स्मार्ट सिटीज को बनाना। अब लोगों की एस्पिरेशन है पिछले 30 सालों से, अब देखिए चलो, अब लोग अपने खुद के घरों में रहना चाहते हैं, खुद के फ्लैट्स परचेज करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमने आर्टिकल एक पढ़ा था जहां पे हमने ये बात करी थी कि लोगों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, लोगों के पास कंज्यूमिंग पावर बढ़ गई है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ गई है, एंड एवरीबडी वांट्स अ डिसेंट लिविंग, एवरीबडी वांट्स अ डिसेंट हाउसिंग। तो लोगों की एस्पिरेशन है, डिमांड है। अब इसके चलते लेकिन जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो कितना एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ठीक है, इस नेक्सस का कितना इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, और लैंड को कितना बुरी तरीके से वायलेट किया जा रहा है। अब ये जो बहुत ज्यादा जो हमने देखा, ये जो हमने अभी ट्विन टावर्स डेमोलिशन देखा, चलो बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए बहुत तालियां भी मारी, बहुत सेलिब्रेट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामने एक जो रिलेशन है, लैंड माफिया हो, प्राइवेट सेक्टर हो, रियल एस्टेट प्लेयर्स हो, स्टेट हो, वो रिश्ता भी हमारे सामने मैनिफेस्ट हो रहा है। अब देखिए, अब क्यों हो रहा है ये नेक्सस, इतना क्यों बन रहा है? बिकॉज देखिए 1991 के बाद जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू करा गया, चलो 1991 से पहले तो स्टेट के पास ही मोनोपोली थी, ठीक है, लेकिन अब लोगों की एस्पिरेशन बदल रही है। जैसे हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो वैसे जॉब्स बढ़ी, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी। अब लेकिन अब उन्होंने घर बनाने हैं तो घर कहाँ पे बनेंगे? देखिए बहुत सारे जो रूरल एरियाज हैं, जो रूरल लैंड्स हैं, हम देखते रहते हैं, चाहे वो गाजियाबाद में हो आउटस्कर्ट्स में, चाहे वो हम फरीदाबाद की बात करें, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गुरुग्राम की बात करें। अब यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज बन गई हैं, बहुत सारे घर बन गए, लेकिन पहले यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे खाली जमीन थी, रूरल लैंड्स थे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करा गया गेटेड कम्युनिटीज में, ताकि वहां पे जो आलीशान जो घर बन रहे हैं, 5 BHK हो, 6 BHK हो, व्हाटएवर इट इज, 3 BHK हो, लाखों करोड़ों के जो घर वहां पे बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स वहां पे बनाए जा रहे हैं, ताकि वो लोगों के कंफर्ट्स को कैटर कर सके। लेकिन ये काम अकेले जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो अकेले तो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वायलेशन हो रहा है, जो नॉर्म्स को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेट अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक मेम बहुत पॉपुलर हुआ था, वायरल हुआ था संडे को, कि यहाँ पे आमिर खान है और पीपल इन नोएडा भी लाइक जब ये ट्विन टावर डेमोलिशन हुआ था, तो चलो थोड़ा सा बीच में मेम हो जाता है, बट व्हाट इज इट अनफोल्डिंग, व्हाट इज दिस होल थिंग व्हिच हैपेंड ऑन संडे, व्हाट इज इट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अस? देखिए, अब वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ जो पुराने रूरल लैंड्स थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू, जैसे अभी आपको मैंने बात बताई थी, इनटू गेटेड कम्युनिटीज, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो रिश्ता है स्टेट और रियल एस्टेट कंपनीज के बीच में, स्टेट अथॉरिटीज और रियल एस्टेट कंपनीज के बीच में, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, और ये बहुत हार्मफुल बात है, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पे ये जो अभी जो नोएडा के ट्विन टावर्स को डिमोलिश किया गया था, वो ये रिश्ते को तो दर्शा ही रहे हैं कि कितना ओपेक है, कितना ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन साथ के साथ ये बहुत हार्मफुल है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नाउ अब अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए अब क्या है, अगर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी की बात करें, प्राइवेट डेवलपर्स वर कन्फ्रंटेड बाय फॉर्मिडेबल बैरियर्स टू दी एंट्री। देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर इतना एक्टिव नहीं था, 1991 से पहले इंस्पेक्टर राज का जमाना था, सारी की सारी जो चीजें थी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कोई भी फैसिलिटी हो, सारी की सारी जो कंट्रोल था स्टेट के अंडर था। अब एज लैंड होल्डिंग बॉडीज अगर हम दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बात करें या DDA की बात करें, वो इफेक्टिव लैंड मोनोपोलिस्ट थे।
अब इसके चलते क्योंकि लैंड मोनोपोली उनके पास थी, तो जो ज़मीन की जो कीमतें हैं, लैंड जो प्राइसेस हैं, वो काफ़ी इन्फ्लेटेड थी। अब अंडर द गाब ऑफ सेइंग कि जी हम अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो गरीबों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं अलाउ करेंगे, रियल एस्टेट को मशरूम नहीं करने देंगे, लेकिन उसके चलते ना तो पब्लिक का फायदा हुआ और ना ही प्राइवेट सेक्टर को एक एंट्री मिल पाई इन द रियल एस्टेट सेक्टर। कोई बुरी बात नहीं है प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व है रियल एस्टेट में, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ईमानदारी से काम करो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, तो कोई ऐसी बात नहीं, लोग उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ठीक है। अब सरकार के जो एक्शन थे एज अ लैंड मोनोपोलिस्ट, उसके चलते जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो रियल एस्टेट प्लेयर्स थे, उन्होंने जमीन देखनी शुरू कर दी आसपास दिल्ली के बाहर, चाहे फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है ना, हरियाणा में, यूपी में, वेस्ट यूपी में, हरियाणा में, यहाँ पे एरियाज देखने शुरू कर दी, ताकि यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट नोड्स ऑफ अर्बनाइजेशन बनाए जा सकते हैं। तो आज से 30-40 साल पहले, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद है, नोएडा है, वो इतना डेवलप नहीं था, ठीक है। ये अभी पिछले 30 सालों में, पिछले 25-30 सालों में वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं। अब आज के टाइम पे चाहे आपने गाड़ी लेनी है, चाहे आपने घर लेना है, आपको दिन में 50 फोन आते होंगे, होम लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, तो क्रेडिट की तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलो कहते हैं कि जी रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहाँ पे फंसा हुआ है, रियल एस्टेट सेक्टर में फंसा हुआ है। लेकिन चलो अगर आपने ईमानदारी से, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कहीं पे आप काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी आप मुलाजिम हैं, कहीं काम करते हैं, तो आपने अगर ईमानदारी से अपना घर बनाना है, फ्लैट लेना है, तो कोई ऐसी बात नहीं, आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। उसके आपको टैक्स बेनिफिट भी काफी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लैंड ट्रांजैक्शंस है, लैंड ट्रांजैक्शन अभी भी बहुत इनफॉर्मल तरीके से और ओपेक तरीके से ऑपरेट कर रही है। नाउ अब न्यू अर्बनाइजेशन की जहां पे हम बात करते हैं, तो देखिए अब 80 से क्या हुआ है, जो हिस्ट्री ऑफ न्यू अर्बनाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द न्यू रिलेशनशिप्स बिटवीन द गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स एंड द प्राइवेट प्लेयर्स, जहां पे जो विजिबिलिटी है ऑफ प्लानिंग मेथड्स, दिस एक्ट्स एज अ कर्टन फॉर द कांस्टेंट पोस्ट अप्रूवल ऑल्टरेशंस। यानी कि देखिए ऐसा है, बहुत सारी ऐसी जमीन है, लैंड है, जो कि स्कूल खोलने के लिए या चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलने के लिए एलोकेट किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन जो रियल एस्टेट माफिया है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, वो स्टेट को पैसे खिला के लाइक रिश्वतखोरी करके वही लैंड को वो कन्वर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं अपने अपने खुद के कोई प्रोजेक्ट के लिए, उसको वहां पे फिर, अब देखिए यहाँ पे फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है। गवर्नमेंट, अब वही सरकार, यानी कि वही सरकारी जो अथॉरिटीज हैं, जो कि एक टाइम पे मोनोपोली होल्ड करती थी लैंड के ऊपर, आज वही सरकारी एजेंसीज जो हैं उनके पास मोनोपोली नहीं है, ठीक है। सो न्यू अर्बनाइजेशन इंडिया अगर हम आगे कंटिन्यू करें, तो ये बहुत एक एक्टिव नेक्सस है, वो और बहुत डिफरेंट लेयर्स पे है, चाहे वो सरकार, अगर हम सरकार की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, लैंड सर्वेयर्स हैं, तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लानिंग प्रोसीजर्स हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब टेक्नोलॉजिकल जो फिक्सेस हैं, दे आर इजीली सबवर्टेड बाय किन लाइक रिलेशंस, तो नेपोटिज्म की बात आ जाती है, ठीक है। जैसे हम भाई भतीजे की बात करते हैं, यहाँ पे नेपोटिज्म की बात करते हैं, चाहे कोई ना कोई आपने कॉन्टैक्ट निकालना है, कोई आपने कोई अप्रोच लगानी है, कोई सिफारिश लगानी है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो अगर आप कोई रियल एस्टेट प्लेयर हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई आप चीज़ मैनिपुलेट करके आप ये चीज़ कर लेते हैं। अब ये जो वीडियो हमारे सामने आया, जहाँ पे बहुत सारे लोग तालियां मार रहे थे, बहुत सारे लोग इस बात का बहुत जश्न मना रहे थे कि जी यहाँ पे ये जो ट्विन टावर्स जो डिमोलिश किए गए हैं, कि देखिए जो रियल एस्टेट प्लेयर था, ये कितना यहाँ पे करप्शन, इन्होंने कितनी करप्शन करी है, कि यहाँ पे इन्होंने नॉर्म्स वायलेट करे हैं। अब ये जो लोगों का जो खुश होना, ताली बजाना, ये लोगों के आक्रोश को भी रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट द पावरफुल बिल्डर्स लॉबी। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इस चीज को हम सस्टेन कर पाएंगे। तो ये वेकअप कॉल है। कोई ऐसी अब बिल्डर्स लॉबी की बात बताइए, कोई ऐसा कोई रियल एस्टेट प्लेयर हो जो कि सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आवाज उठाता हो, ठीक है। तो अब ये बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने भी बात डिस्कस करी कि स्टेट और रियल एस्टेट प्लेयर्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंट रिश्ता नहीं है। तो ये बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि स्टेट का इंटरेस्ट कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है, जो रियल एस्टेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है, वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। लेकिन इस सब के बीच में जो पब्लिक वेलफेयर है, वो बहुत धुंधला हो रहा है। नाउ डेंजर अहेड। अब क्या हर एक केस में, अब देखिए ऐसे बहुत सारी इलीगल तरीके से कॉलोनीज बनाई जाती हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, अगर हम अर्बन स्लम्स की बात करें, वो किसी कॉलोनी में रह रहे होते हैं जो कि रेगुलराइज नहीं होती हैं। तो क्या करो, क्या आप उनको आप वहाँ पे जेसीबी की मशीन लेके आ जाओगे, वहाँ पे उसको डिमोलिश कर दोगे? ये बात भी आती है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई कॉलोनी जो है वो रेगुलराइज नहीं है, अगर वो इरेगुलराइज है, वो रेगुलराइज हो जाती है।
लेकिन ये कहना कि हर एक चीज को जो इलीगल है उसको डिमोलिश कर दो, वो एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है जो हम सेट कर रहे हैं। अब दिल्ली है या मुंबई है, अब दिल्ली में मुंबई में हम देखेंगे बहुत बड़े बड़े मकान भी होंगे, बहुत बड़े बड़े घर होंगे, है ना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर होंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के घर होंगे दिल्ली में। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे हम एक और किनारा देखते हैं दिल्ली में, मुंबई में, जहां पे गरीब लोग रहते हैं, अर्बन ड्वेलर्स रहते हैं। अब अगर जहां पे वो रह रहे हैं, अगर किसी कॉलोनी में वो रह रहे हैं, अगर वो इलीगल है, क्या उसको रेगुलराइज करना चाहिए या उसको डिमोलिश कर देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल टास्क था। अगर हम लोगों की बात करें जिन्होंने इस डिमोलिशन की, अगर हम एमरल्ड सोसाइटी की बात करें जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो केस लड़ा 2012 से लेकर आज देखिए 2022 है, 10 साल तक वो कोर्ट पे जाते रहे, इलाहाबाद कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन ये हम एक प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते हैं। बैड अर्बन गवर्नेंस एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, वी कांट सेट दिस प्रेसिडेंट कि जो भी चीज इलीगल है उसको डिमोलिश कर दो, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज से आप उसको लाइक बम से उसको फोड़ रहे हैं, अब जेसीबी मशीन्स लेके आ रहे हैं। वी कांट सेट दिस एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, अगेन ये बात आती है, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, हम साथ के साथ हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हमको सस्टेनेबल हैबिटेट्स बनाने हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनक्लेव्स हैं जहां पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत वेल ऑफ लोग रहते हैं, लेकिन साथ के साथ उस जगह पे जहां पे वो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जहां पे वो कंस्ट्रक्शन करी जा रही है घरों की, कितने सारे जंगलों को भी काटा जा रहा है, ठीक है, इंक्रोच किया जा रहा है गरीब लोगों के लैंड को। तो ये चीज हम नहीं चाहते। हम चाहेंगे जो अर्बन एनवायरमेंट्स है वो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू ब्लो अप इलीगल बिल्डिंग्स हियर एंड देयर, लेकिन why is it more difficult to question the relations between the governments and the land markets? Because again I repeat, अगर रियल एस्टेट जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे आइसोलेशन में इस तरह के कदम नहीं उठा रहे हैं, जो नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं, दे हैव द ब्लेसिंग्स, दे हैव द आशीर्वाद ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज एज वेल। तो अगर आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन इस आर्टिकल में से, तो आप क्वेश्चन आपके सामने है, while the public seems to applaud the fall of a building, however they are unwilling to question the nature of the state in whose full sight this whole thing blossomed। आप इसको कमेंट कर सकते हैं 150 वर्ड्स में, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको आपने टेलीग्राम चैनल पे कमेंट नहीं करना, टेलीग्राम चैनल पे आपने क्वेश्चन ऑफ द डे को कमेंट करना है। नाउ वील टॉक अबाउट हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म। Now, people have become materialistic. Is it bad to be materialistic? Is it bad to be consumeristic? Well, some people might say that no, it's not bad to be consumeristic. Are we aping the West? अक्सर जब हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं तो ये बात आती है कि हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ को एप कर रहे हैं। आज के टाइम पे देखिए, आज के टाइम पे हमको हमारी नीड्स है, मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि वो चीज़ें हमको बहुत जल्दी चाहिए। अब देखिए आज के टाइम पे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, चाहे आप जोमेटो पे कर रहे हैं, चाहे आप अमेजोन पे कर रहे हैं, तो आपको होगा कि वो चीज़ जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। जोमेटो पे आपने ऑर्डर किया तो आपको होगा कि 15 मिनट में, 10 मिनट में वो आपका जो खाना है वो आ जाए। या आपने अमेजोन पे कोई चीज़ ऑर्डर करी है, तो आज के टाइम पे ई कॉमर्स कंपनीज के बीच में भी बहुत कॉम्पिटिशन है कि कैसे वो चीज़ जल्द से जल्द कंज्यूमर को पहुंचाई जा सकती है। बिकॉज अगर वो जल्द से जल्द पहुंचाएंगे तभी कि जो कंज्यूमर है बार बार उसी कंपनी से वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। अब कंजम्पशन का जो पैटर्न है, ये अब देखिए कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब चाहे हम बात करें प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, अगर हम बात करें अर्ली मैन की, या बात करें आज के जो बच्चे हैं मिलेनियल्स जो हैं, जो 2000, 2001, 2002 बॉर्न जो बच्चे हैं, तो अब देखिए, अब हम कहें कि हमको रोटी चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको पानी चाहिए, तो अब ये भी कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन के तौर तरीके ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी सेंचुरीज दे हैव इवॉल्व्ड। तो किसी ज़माने में ये चीज़ें हमारी फुलफिल होती थी तो हम उससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में हमारी नीड्स और बढ़ गई हैं, हमको ब्रॉडबैंड भी चाहिए, हमको महंगे फ़ोन भी चाहिए, ठीक है, हमको लैपटॉप्स भी चाहिए, हमको गाड़ियाँ भी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आप वो फैसिलिटीज़ अपने लिए अवेल कर सकते हैं। कंज्यूमरिज्म इज बैड और नॉट, विद डिफरेंट डिबेट है, लेकिन ये बात को हमने समझना जरूरी है कि जो कंजम्पशन पैटर्न्स और कंज्यूमरिज्म है, दैट हैज बीन इवॉल्विंग, शैल वी से, फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स, फ्रॉम द लास्ट 10,000 ईयर्स और मोर। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वी आर सीइंग द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। ऑब्वियसली कंजम्पशन जरूरी क्यों है? हम इकोनॉमी में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में जाते हैं, कंजम्पशन होगा तभी जीडीपी ग्रोथ होगी। देखिए डिमांड जब तक नहीं है किसी इकोनॉमी में तो ग्रोथ कैसे हो पाएगा? तो ग्रोथ के लिए कंजम्पशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब कोविड पैंडेमिक आया, कोविड पैंडेमिक के चलते हमने एक शिफ्ट देखा कंज्यूमर बिहेवियर में, है ना। कोविड के चलते लॉकडाउन्स थे और आपको लिमिटेड टाइम में, देखिए अब जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना, जैसे आपने सब्जियां लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, आटा है, नमक है, चीनी है, तो शायद लोगों को इन एसेंशियल चीज़ों की जो एहसास है, सिग्निफिकेंस है, शायद कोविड के टाइम पे हुआ था। क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको जैसे पता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए टाइम बांटा गया रहता था कि एसेंशियल आइटम्स के लिए आप इतने बजे जा सकते हैं मार्केट्स में, नॉन एसेंशियल के इतने बजे जा सकते हैं। और डेफिनेटली कोविड के चलते हमने कंज्यूमर बिहेवियर में भी एक बदलाव देखा, एक डिफरेंस देखा
ठीक है। और लॉकडाउन के चलते ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी जो थी वो फिर भी ऑपरेट कर रही थी, लिमिटेड वे में ऑपरेट कर रही थी, चाहे वो जोमेटो है, स्विगी है, अमेजॉन है ना। लेकिन इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, तो चलो वो तो बहुत डेवास्टेटिंग था, लेकिन वी डेफिनेटली सॉ, शैल वी से, इन द ईयर ऑफ 2020, जब बहुत सारे देशों में लॉकडाउन थे, मैसिव लॉकडाउन थे, तो वी सॉ दैट श्रिंकेज ऑफ डिमांड हैपनिंग। नाउ पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात होती है, तो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कैसे होगी? जब कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा यानी कि आपका कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, तभी आपका जीडीपी ग्रोथ होगा, उसके लिए लोगों की जेब में पैसे चाहिए। अब वो बातें हमने कल परसों भी आर्टिकल में डिस्कस करी थी कि भी एक बहुत बड़ा डिवाइड हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, जहां पे कुछ लोग हैं जो कि 10 लाख से ऊपर की ही गाड़ी लेना चाहते हैं, 10 लाख से नीचे की गाड़ी ही नहीं लेना चाहते हैं, और काफी ऐसे लोग हैं जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स लेने में इंटरेस्टेड है, 50 लाख से नीचे लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यानी कि लोगों के पास पैसा है, पैंडेमिक हो या ना हो, कुछ भी हो, लोगों के पास पैसा है और परचेजिंग पावर कैपेसिटी है। अब आज के टाइम पे रिवेंज शॉपिंग की बात हम सुनते हैं कि भी इतने सालों से, इतने 1 साल से 1.5 साल से कोई बंदा कहता है जी मैं कहीं शॉपिंग पे नहीं गया था, घर पे बैठा रहा था, कोविड था, बाहर जाने से डर लगता था, अब हम रिवेंज शॉपिंग करेंगे, यानी कि जो भी हमारे हाथ में चीज आएगी हम ले लेंगे। ठीक है, 1 साल से हमने पैसे नहीं खर्च करे। ठीक है, तो आज के टाइम में लोग मौके ढूंढते हैं पैसे खर्च करने के लिए। इंडियन सोसाइटी वैसे ट्रेडिशनली बहुत कंजर्वेटिव है, अगर हम अपने एल्डर्स को देखें, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, तो वो इतना बिलीव नहीं करते हैं कंज्यूमरिज्म में, वो सेविंग्स में बिलीव करते हैं। लेकिन आज के जो यंगस्टर्स हैं वो शायद इतना ज्यादा सेविंग्स में नहीं बट कंज्यूमरिज्म में बिलीव करते हैं। तो ईच टू इट्स ओन। ठीक है, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं हम पास कर रहे हैं। नाउ मॉडर्न डे कंज्यूमरिज्म जो है वो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए, ज्यादा जरूरतों के लिए नहीं है कि भाई मेरी ये जरूरत है, मेरी वो जरूरत है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि भाई कितनी जल्दी वो जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो यहां पे हम कहते हैं हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म। ठीक है, कि कैसे जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, वो कंज्यूमर के पास बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट तरीके से पहुंच सके। तो ये रेफर नहीं करता ओनली टू द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड बट आल्सो द ईज विद विच कंज्यूमर्स ऑर्डर, यानी कि स्पीड ऑफ द डिलीवरी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। यानी कि आज के टाइम पे जैसे जोमेटो है कि 10 मिनट्स में डिलीवरी कर देंगे, है ना। अमेजॉन की डिलीवरी की बात करते हैं, आप कई बार ऑर्डर करते हैं, शाम तक आपके पास आ जाता है, अगले दिन तक आपके पास आ जाता है। किसी ज़माने में आज से 5, 6, 7 साल पहले की बात करें तो आप कोई ऑर्डर करते थे अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से, उन दिनों में मैं अगर 2013-14 की बात करूँ, स्नैपडील भी होता था, तो अब अगर वहां से आप ऑर्डर करते थे तो आपको 3 या 4 दिन लग जाते थे। आज के टाइम पे लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट आपके पास ऑर्डर आ जाता है। तो हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म, लोगों की जो नीड्स हैं वो भी बढ़ रही हैं और लोगों की जो डिपेंडेंसी है या शालवी से जो एक्सपेक्टेशन है कि वो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच सके, वो भी बढ़ रही है। नाउ डिलीवरी फास्टर देन लाइट। ठीक है, अब ई कॉमर्स कंपनीज की कॉम्पिटेंसी किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि वो कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे चाहे वो लाइक डिलीवरी व्हीकल्स के जरिए हो, मोटरसाइकिल्स के जरिए हो या ड्रोन्स के जरिए हो, तो जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो इस भाग दौड़ में लगी हुई कि कैसे जो हम अपने प्रोडक्ट्स हैं जल्द से जल्द यहाँ पे डिलीवर करा सकते हैं लोगों को जिन्होंने ऑर्डर करा है। अब ये 10 मिनट डिलीवरी वाला जो फंडा शुरू हुआ है ना, फूड डिलीवरी हो या ग्रोसरी डिलीवरी हो, अब काफी एक्सपर्ट्स ने बोला कि भाई अब जिसके ऊपर प्रेशर है, जो आपका जोमेटो वाला जो भैया है, जो ड्राइवर है, जो मोटरसाइकिल पे आता है, या जो आपकी किराने की दुकान से जो ग्रोसरी लेके आ रहा है, आज के टाइम पे जैसे स्विगी में इंस्टामार्ट का फीचर भी है, तो आपने कुछ सामान मंगवाना है, बिस्किट्स हो, चिप्स हो, तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो कमिटमेंट ये कंपनीज दे रही है 10 मिनट की, तो वो भाग के आएंगे ना, है ना, वो भाग उड़ के तो नहीं आ सकते हैं, वो स्पाइडरमैन बन के, बैटमैन बन के तो नहीं आ सकते हैं, तो वो अब आएंगे तो तेजी से आएंगे। अब प्रेशर भी है उनके माइंड में कि 10 मिनट में नहीं ऑर्डर दिया तो भाई हमारी नौकरी भी जा सकती है, कंज्यूमर हमको गालियां निकाल सकता है। अब वो प्रेशर में आ रहे हैं, दैट कुड लीड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इतनी जल्दी, इतनी तेजी से आ रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंट्स, तो ये बात सेफ नहीं है। ठीक है, अब गिग इकोनॉमी की बात आती है, उबर है, आपका जोमेटो है, स्विगी है, ये जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, चलो एक बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम पे रोजगार बढ़ रहा है। अगर आप जोमेटो को देखते हैं, जोमेटो को अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप वहां पे देखेंगे जो वैले ड्राइवर होता है, यानी कि जो आपका जोमेटो वाला जो ड्राइवर भैया होते हैं जो लेके आते हैं, वहां पे उनका लिखा भी होता है कि वो कितना कहाँ तक पढ़े हैं, 10th क्लास तक पढ़े हैं, 12th क्लास तक पढ़े हैं। तो नौजवानों को रोजगार का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है, वेरी वेल। इसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है कि जो हमारी बूमिंग गिग इकोनॉमी है, लेकिन वहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो नहीं है ना। जो जोमेटो में या स्विगी में काम कर रहा है उसको कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो पेंशन उसको मिलेगी, या कितना उसकी इंश्योरेंस हुई पड़ी है, कितना वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसको क्या सिक लीव मिल रही है, क्या उसको हेल्थ एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, जिस दिन वो नहीं आएगा तो उस दिन उसको सैलरी नहीं मिलेगी, पे नहीं मिलेगी, जिस दिन वो आएगा उस दिन उसको सैलरी मिलेगी। तो चाहे वो एक दिन में 2000 रुपये कमाए और एक दिन में वो कुछ भी ना कमाए, तो सिक्योरिटी तो नहीं है पूरी। ठीक है, तो ये चैलेंज भी है, लेकिन साथ के साथ कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अगर हम गिग इकोनॉमी की बात करें या हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं, लगभग अभी 80 लाख जो वर्कर्स हैं हमारे, वो गिग इकोनॉमी में एंगेज्ड है। तो यानी कि लगभग 1.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया दैट इज एंगेज्ड इन योर गिग इकोनॉमी।
लेकिन आने वाले 7-8 सालों में ये जो फिगर है 80 लाख लोगों का, ये बढ़ सकता है 2.5 करोड़ लोगों तक भी। तो 2.5 करोड़ वर्कर्स इस सेक्टर में एंगेज हो सकते हैं, विच विल मेक अप अराउंड अबाउट 4% ऑफ द टोटल लाइवलीहुड इन इंडिया। अब हमारी जो बहुत बढ़ती जो गिग इकोनॉमी है, इसमें पोटेंशियल है कि कैसे वो प्रोवाइड कर सकता है अप टू 90 मिलियन जॉब्स, 90 मिलियन जॉब्स यानी कि 9 करोड़ जॉब्स इन द नॉन फार्म इकोनॉमी अलोन। और इसके चलते हम जनरेट कर सकते हैं $250 बिलियन इन वॉल्यूम ऑफ वर्क, and this will end up in contributing around about 1.25% to the country's GDP। तो पोटेंशियल भी है लेकिन डीमेरिट्स भी हैं। नाउ अब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। देखिए, अब जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत पावर है। एडवर्टाइजमेंट आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब देखिए, अब आप कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो आईफोन की हो, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, व्हाटएवर इट इज, कोई फोन है, कोई गाड़ी है। अब जिस तरीके से आपके सामने वो एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करी जा रही है तो आपको लगेगा यार ये चीज़ बहुत अच्छी है। और वहाँ पे साथ के साथ जो मान लीजिए गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं कि जी कोई नई गाड़ी आई है ना, और वो नई गाड़ी के लिए आपके वहाँ पे फाइनेंस आपको फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं कि वो गाड़ी को 95% हम फाइनेंस कर देंगे, साथ में आपकी इतनी ईजी EMIs भी बना देंगे, आप 7 साल का लोन लो, 5 साल का लो। तो आप अट्रैक्टेड और आप कंपेल्ड फील करेंगे, है ना, कॉल टू एक्शन जिसको हम CTA कहते हैं, वो वाली बात आएगी वो एडवर्टाइजमेंट देखे कि भाई ये चीज़ तो मैंने लेनी ही लेनी है ना, दिवाली आ रही है और दिवाली पे ये चीज़ मैंने खरीदनी है, फ़ोन हो या कुछ भी चीज़ हो ऐसी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी दे रही है, अब वो वहां पे ये तो नहीं लिखेगी ना कि गाड़ी के ये हार्मफुल इंपैक्ट्स होते हैं, है ना, कि गाड़ी के चलते आप पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो सकता है। तो अब ये जो कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट देती हैं वो सोशल या एथिकल यहाँ पे एंगल तो नहीं देखेंगी। और हमारे जो फैसले हैं वो डेफिनेटली बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं एडवर्टाइजमेंट को देख के। अब एडवर्टाइजमेंट के पॉजिटिव पर्पस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो शायद आपके माइंड में भी थॉट नहीं आता। अब अगर आज आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, आप घर खरीदना चाहते हैं या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो शायद आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना होगा, क्या नहीं होगा। मे बी आप सोच भी सकते हैं, लेकिन 10 में से 8 या 9 लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत पावर है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे दिया जाता है? ज्यादा फोकस दिया जाता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितनी मैनिपुलेटिव है या नहीं है। तो कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, पुटिंग दी ओनस एंटायरली ऑन ईदर बिजनेस और ऑन कंज्यूमर, दैट वुड बी वेरी अनजस्ट। तो बिजनेस के लिए देखिए, अब कोई प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी है, कोई गाड़ी की कंपनी हो, कोई लाइक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है या कोई फोन मैन्युफैक्चरर है, व्हाटएवर इट इज, उनके लिए पर्पस क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट जनरेट करना। तो उनके लिए सोशल गुड या गुड हेल्थ या एनवायरमेंट उनके फंडा में इतना प्रायोरिटी में नहीं आता, ठीक है। और कंज्यूमर्स के लिए क्या है कि भाई हम कन्वीनियंस चाहते हैं, ठीक है, हमको ईज चाहिए, हमको ये चीज़ें चाहिए जिससे हमारी लाइफ और आसान हो सकती है, सरल हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक आर्टिकल में एक बड़ी अच्छी बात एड्रेस करी गई है कि जैसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए चीज़ें बाय कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम ज़्यादा इग्नोरेंट ना हो टुवर्ड्स द हार्डशिप्स ऑफ मेनी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमको बहुत लेवरेज देता है कि हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट ओनली विजडम कैन टेल अस कि भाई कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं विच आर वर्थ सॉल्विंग और नॉट यूजिंग और लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, और शाल वी से कि दैट विल जस्टिफाई कि हम इतना कंज्यूमरिज्म बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। चलिए, सो लास्ट आर्टिकल दोस्तों जो आज का हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑन पेगासस रेजेस ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो ये इसको लेके काफ़ी कवरेज इंडियन एक्सप्रेस में भी हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स में भी हुआ था। तो बेसिक बात क्या है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा, अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पिछले साल की बात है, पेगासस कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट, ठीक है। अब इसके चलते काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स इंडियन एक्सप्रेस में भी आई थी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिवील्ड दैट ये इजरायली स्पाईवेयर है पेगासस, और ये सिर्फ सरकारों को ही सेल किया जा सकता है, और ये इंडिया और काफ़ी देशों में यूज़ किया गया था अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट के खिलाफ, और इसके चलते बहुत ग्लोबल आउटरीच भी हमने देखा। अब जो अभी फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस हैं, यानी कि उस टाइम पे वो नए चीफ जस्टिस बने थे, अभी ही इज जस्ट लाइक अभी उनका अभी चीफ जस्टिस अभी ही इज जस्ट रिटायर्ड। तो अब यहाँ पे एक पिटिशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एंड दैट वाज लेड बाय अ बेंच बाय द देन चीफ जस्टिस NV रमन्ना। अब NV रमन्ना ने क्या किया? NV रमन्ना ने एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमिटी बनाएगी विच वॉज हेडेड बाय रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन, कि भाई ये जो पूरा का पूरा मामला है पेगासस कंट्रोवर्सी, इसमें आप तहकीकात करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, सवाल करिए सरकार को, देखिए कि इसमें क्या सच निकलता है क्या नहीं निकलता। अब इतने महीनों के बाद कमिटी ने एक एक सील्ड एनवलप में, है ना, सील्ड एनवलप में जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करी, प्रेजेंट करी। अब इंटरेस्टिंगली कमिटी की जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये बात थी कि मैलवेयर जो है इन 5 ऑफ द फोन्स दैट वाज सबमिटेड टू इट, बट इट कुड नॉट कंक्लूसिवली प्रूव कि भाई ये मैलवेयर पेगासस है कि नहीं है। कमेटी ने यह बताया कि भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रही है, जो हमारे पास 5 फोन्स हमको सबमिट करे गए थे, उसमें हाँ डेफिनेटली कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर,
मैलवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर पाया गया है, पर क्या वो पेगासस है कि नहीं, इस बात का कमेटी नहीं इस बात की तहकीकात कर पाई है। अब कुछ सवाल खड़े उठते हैं। देखिए, कमेटी ने यह भी बोला कि सरकार ने पूरी तरह से हमारे साथ योगदान नहीं किया, सरकार ने पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं दिखाया, और रिपोर्ट को सील्ड तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो घटना है, ये काफी सवाल खड़े उठती है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक डिसीजन है कि भी आप ये रिपोर्ट को सील्ड कवर में दे रहे हैं, आप इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज देखिए, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, पिटिशन जो याचिका फाइल करी गई थी, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ रही है कि भी क्या सरकार कर रही है कि नहीं कर रही, वो बात की बात है। अगेन, यहाँ पे कोई लेफ्टिस्ट राइटिस्ट वाला प्रोपेगेंडा नहीं आता, कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एंटी बीजेपी या प्रो बीजेपी वाली बात हो रही है। मैं आर्टिकल के नजरिए से आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई अगर सरकार ने अगर स्नूपिंग करी भी है, अगर ऐसे सरकार सर्वेलेंस एक्टिविटीज कर भी रहा है सिटीजन्स की, तो वो चीज सामने आनी चाहिए। ठीक है, बट चलो उनको आपने पब्लिक को नहीं बताना, लेकिन जिन लोगों ने ये कंप्लेंट करी थी, यानी कि जिन लोगों को इस बात की लाइक गारंटी थी, श्योरिटी थी कि भाई हाँ हमारे जो फोन्स है वो टैप करे जा रहे हैं, सर्वेलेंस करा जा रहा है, तो भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो बताइए। आप उन लोगों के सामने तो आप अपनी कमेटी की फाइंडिंग्स रखिए। अब यहां पे क्रेडिबिलिटी एट स्टेक की बात आती है, तो यानी कि रिपोर्ट को सीक्रेट रखा जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? दैट देयर इज नो वे दैट द कमिटीज मेथोडोलॉजी, या किस तरीके से कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स पे लाइक आए हैं, कमेटी की जो रिपोर्ट थी, क्या टेक्निकल उसमें इन्वेस्टिगेशन करी गई है, कैसे वो फाइंडिंग्स डिड्यूस करी गई हैं, क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं, तो इस बात को लेकर कोई अभी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। हाउएवर, दैट देयर वाज नो कंक्लूसिव प्रूफ that the malware was Pegasus. This can be tested by independent cyber security experts. तो टेक्निकल रिव्यू के लिए, जहां पे हम पीयर टू पीयर रिव्यू की बात करते हैं, वो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट बनता है कि कैसे हम साइंटिफिक और टेक्निकल एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को आउट ऑफ पब्लिक डोमेन रखना, ये डेफिनेटली यहां पे सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाता है। नाउ, व्हाट इज द मैसेज व्हिच इज बीइंग सेंट आउट? तो कीपिंग द रिपोर्ट सीक्रेट सेंड्स आउट अ सिग्नल के भी जो इश्यूज हैं, यानी कि जो पब्लिक के बीच में, सरकार के बीच में जो इश्यूज हैं, वो ऐसे ही, यानी कि कल को और कोई ऐसी रिपोर्ट आती है सर्वेलेंस को लेके, स्नूपिंग को लेके, तो कोई बात नहीं, कोई भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखेंगे। सो आर दीज नॉट मैटर्स ऑफ इंटेंस पब्लिक इंटरेस्ट? सवाल यहां पर ये खड़ा उठता है। और जो रिलेशनशिप है बिटवीन दी, बिकॉज देखिए, अब अगर आप ग्रीव्ड हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात आती है, अगर आपकी प्रिवेसी वायलेट की जा रही है ना, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट अगर आप वायलेट किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भी हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमको इस पर इंसाफ दीजिए, हमको जस्टिस दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज एट स्टेक? द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो अगर हम जुडिशरी की बात करें, ठीक है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट शील्ड कर रही है, बचा रही है स्टेट को, जबकि यह बात भी एक्सेप्ट करी जा रही है कि भी सरकार ने कोऑपरेट नहीं करा इस कमिटी के साथ? तो इजंट दिस अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजंस? ठीक है, नाउ अब यहां पे अगेन, however it appears that the court's focus is on withholding information from individuals. ठीक है, और इसके चलते क्या हो रहा है कि भी उनके जो राइट्स वायलेट करे गए थे कि नहीं करे गए थे, जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स इसमें करी हैं, जो भी कमेटी की जो इसमें रही थी, डिटेल्स रही थी, वो हम सिटीजंस को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन रादर दैन हम क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या कर रही है इस एक्शन से, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ, रिफ्यूजल टू कोऑपरेट, दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, कमेटी की फाइंडिंग जो ये कहती है कि गवर्नमेंट ने कितना कोऑपरेट नहीं करा इन्वेस्टिगेशन में, तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ठीक है, तो अब इससे क्या आप गवर्नमेंट की इन कोऑपरेशन को, अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करी थी आपके साथ, क्या उस बात को आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं, क्या उस बात को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? ठीक है, अब सरकार ने तो बार बार बोला कि देखो जी, नेशनल सिक्योरिटी की बातों में जब कोई नेशनल, तो आप नेशनल, अब वैसे एनवी रमना ने कहा था, फॉर्मर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने यह भी कहा था कि देखिए कि आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्दे के पीछे रह के नहीं छुप सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ एक्शन किया है, अगर आपने इस पेगासस का यूज किया है, तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन सरकार का यही स्टैंड था दैट देखिए, कोई अगर मैटर नेशनल सिक्योरिटी को केटर करता है, तो ये बात हम पब्लिक डोमेन में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, note that the government was not asked to reveal the specific details about whom it had used the malware on. ठीक है, तो यहां पे कमेटी ने ये भी नहीं ठीक समझा पूछना सरकार से कि आपने किस किस के खिलाफ आपने ये पेगासस को यूज करा है, लेकिन सिर्फ सरकार से ये पूछा गया कि आपने क्या ये पेगासस को यूज करा है कि नहीं करा है। और यहां पे सरकार ने क्या बोला कि देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट भी कमेटी ने नहीं करा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की यहां पे बात आती है। ठीक है, तो एक सिचुएशन हमारे सामने है जहां पे ग्रेव वायलेशन ऑफ सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो रहा है।
ठीक है। नाउ वेयर सिटीजंस हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमको इस बात का, जैसे अगर पेगासस कंट्रोवर्सी हुई है तो हमको इस बात का रेमेडी मिल सके, खास करके जो लोग अग्रीव लोग हैं, ठीक है, जिनको इस बात की शिकायत है सरकार से कि भाई ऐसी बात तो सही नहीं हुई है हमारे साथ, अगर हमारे फोन्स को टैप करा जा रहा था या सर्विलेंस करी जा रही थी, तो अब उनको क्या रेमेडी मिली। और दूसरी बात, सरकार ने खुलेआम बोला कि भाई हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो शायद कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी तो सरकार की ये जो कोऑपरेशन नहीं जो सामने आ पा रही थी उसको और लेजिटिमाइज कर रही है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। ठीक है, एक बात को हम याद रखें, डेमोक्रेसी में कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता, चाहे कोई मर्जी पावरफुल हो, चाहे कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, अदानी हो, अंबानी हो, वट एवर इट इज, ठीक है, चाहे कोई कॉमन इंसान हो, वट एवर इट इज, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता, सरकार भी कानून से ऊपर नहीं होती। ठीक है, अब अगर यहां पे कमेटी ने बोला कि सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी कमेटी के साथ, इस बात को एक्नॉलेज करा है, सोचिए अगर एक इंडिविजुअल है, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है, पुलिस आपके पास आती है, रात को आपके पास आपके दरवाजे पे आती है और आप कोऑपरेट ना करें तो आपका क्या हाल होगा। ठीक है, तो अब अगेन ये बात यहां पे सोचने वाली है जो ऑथर ने, कॉलमिस्ट ने इस आर्टिकल में कही है। तो ये बैड प्रेसिडेंट सेटअप हो रहा है। ठीक है, अगर इफ द कोर्ट इज सिंपली नोटिंग दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट कोऑपरेटेड विद इट्स कमिटी and it leaves it like that, it is not only undermining its own authority but it is also undermining the credibility of Supreme Court। ठीक है, तो ये हरी बत्ती जो हम दे रहे हैं आने वाले टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, कल को ऐसी फिर से कोई अगर पिटिशन हमारे सामने आती है, कोई बात नहीं, कल को सरकार फिर से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है कमेटी के साथ, तो कोई बात नहीं, उस रिपोर्ट को हम फिर भी पब्लिक नहीं रखेंगे और सरकार की ये जो कोऑपरेशन नहीं, सरकार की जो नॉन कोऑपरेशन है ना हमारे साथ, उस बात को भी हम लेजिटिमाइज करेंगे, उस बात को भी हम चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे कि हाँ भी सरकार ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया और उसके बावजूद भी ये जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आपको हम पब्लिक डोमेन में नहीं लेकिन सील्ड एनवेलप में आपको दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे? इन द मॉडर्न एज सिटीजंस आर कंट्रोल्ड बाय इन्फ्लिक्टिंग प्लेजर। इसको आपने कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल जो कि हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म की हमने बात करी थी। लेकिन अगर आप अपने व्यूज ऐड करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल ऑल्सो, तो यू आर मोर देन वेलकम टू ऐड योर व्यूज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। नाउ बिफोर आई लीव आई मस्ट लेट यू नो दैट दोस्तों हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है, तो जो बच्चा अगले साल अपना प्रीलिम्स देंगे, तो अगर आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है आप एमसीक्यूज के जरिए अपनी तैयारी को और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से कर सकते हैं। सितंबर आ ही गया है, सो दोस्तों आप ये कोड भी यूज कर सकते हैं, आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ के साथ दोस्तों आई ऑल्सो मस्ट लेट यू नो दैट अगर आप चाहें तो आप अपने इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपनी तैयारी आराम से घर बैठ के कर पा रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी चैनल के हो, कोई भी यूट्यूब चैनल के हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो कि आपको तंग कर रहा है, जिसमें आपको पर्टिकुलरली गाइडेंस की ज़रूरत है, उसकी आपको और ज़्यादा उसमें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की रिक्वायरमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, तो आप चाहे अपना कोई इंडिविजुअल एक सिंगल सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, आप उस कोर्सेज को बाय कर सकते हैं और अपना बंडल बना सकते हैं। जो कंटेंट आपको रहेगा, चाहे आप एक सब्जेक्ट चूज करें चाहे 4 करें, कंटेंट आपको प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों मिलेगा। ठीक है, और साथ के साथ आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स के प्रति जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी प्रोवाइडेड रहेंगे। सो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इन कोर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए आपने इस नंबर पे कॉल करना है 1800890343। तो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।